अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, और इतना अरसा ऑफ कैमरा स्टोरी को इस तरह सुनने का कि मुझे सचमुच में लगा कि जिनके लिए मैं कहानी सुनाता हूँ, ये ऑफ कैमरा स्टोरी उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है। जो आपका मैंने फीडबैक पढ़ा, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब तक आप लोग स्टोरी नहीं सुनते आपको नींद नहीं आती। और बहुत सारे लोग मुझे लिखते थे कि एक कहानी को 6-6 दफ़ा, 8-8 दफ़ा, 10-10 दफ़ा, 4-4 दफ़ा हम सुनते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि ये ऑफ कैमरा स्टोरी कतन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बाकायदा शुरू करूं जिसमें बैठ के मैं आपको कहानी सुनाया करूंगा। राज प्रोग्राम करते हुए बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा होता था जो प्रोग्राम के बीच में नहीं बताया जा सकता। बोरिंग हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, कोई एक जगह है जो हॉन्टेड है, वहाँ पे जिन्नात है, उस मखलूक का बसेरा है और हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए गए हैं। तो कैमरे में जो कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे होते थे वो तो आपको दिखा रहे होते, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कोई वाकया होता था। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ काफ़ी रीज़न होते थे। वापसी पे आते हुए क्या हुआ, जाते हुए क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। तो मैंने सोचा 8, 10, 15 इतने एपिसोड हैं जिसमें कुछ इस तरह के वाकयात हैं जो बहुत ही अनहोने हैं, बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वो फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये सोच के। उसका नाम भी इसलिए मैंने रखा था ऑफ कैमरा स्टोरी। कैमरे के पीछे जो कुछ होता था उसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाने की कोशिश की। बल्कि शुरू में ही मैं एक बात आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा क्योंकि ये एक बाकायदा स्टोरी है, तो इसका नाम, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, तो मैं इसका नाम हॉरर स्टोरी अब रखना चाह रहा हूँ, ऑफ कैमरा स्टोरी नहीं। क्योंकि अब हॉरर कहानियाँ हैं, आपकी भी हैं। उस वक्त जिस वक्त मैंने शुरू किया था, उस वक्त तो कैमरे के पीछे जो कुछ होता था वो मैंने स्टोरी शुरू की थी। उसको आप लोगों ने इतना लाइक किया कि वो सिलसिला बढ़ता गया और मेरी ज़िंदगी की जितनी भी कहानियाँ थीं उस प्रोग्राम से हट के भी, वो भी मैं आप लोगों को सुनाता गया। आप लोग पसंद करते गए और साथ साथ फीडबैक भी देते रहे कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, अब आपको स्टोरी हर सूरत में सुनानी पड़ेगी। सो मैं सुनाता गया। फिर आप लोगों ने भी जब अपनी, मैंने कहा नहीं था, आप लोगों ने खुद से अपनी कहानियाँ मुझे भेज दी, उनको भी मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। तो मैं देखना चाहता था आप लोग लाइक करते हैं या नहीं। तो उसका भी फीडबैक किया है आपको। आप लोगों ने ये मुझे फीडबैक दिया, कहानी बेशक किसी की थी, लेकिन आपके सुनाने का अंदाज़ इस तरह का था कि हम उसमें खो से गए। हमें लगा हम भी उस कहानी के बीच में हैं, तो आप इस तरह की कहानी भी हमें सुनाया करें। मैंने लोगों से कहा ठीक है, आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजें। मुझे याद है वो खातून, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो एक बच्चे होते हैं, उन्होंने पहली कहानी भेजी थी खुद से, उनकी सच्ची कहानी थी। मैं माजरत उनका नाम भूल गया हूँ। तेला कोई इस तरह का सिक्का, कोई एक नाम था, वो जो जिन्नात से मांगते थे और वो उनके जेब में डाल देता था और वो चीज़ें लेके आते थे और वो एक उसको नाम भी पुकारते थे, तेली आ जा, इस तरह का कोई स्टोरी थी। मैं आई एम रियली सॉरी, भूल रहा हूँ इस टाइम। तो उन्होंने खुद से मुझे भेजी थी कि मतलब भाई ये मेरे साथ ज़िंदगी में एक कहानी हुई है। उसको मैंने सुनाया, आप लोगों ने लाइक किया। अंदाज़ ऐसा था, आप लोगों ने कहा कि हम कहानी के अंदर खो से गए, हमने अपने आप को उस कहानी में महसूस किया। तो फिर मैंने कहानियाँ सुनानी लोगों का, चलें आप भी भेजें, लोगों को आइडिया अच्छा लगा, मैं कहानी सुनाता हूँ। मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी कहानी नहीं बैठ के सुनाई थी। सो एक हमारा सिलसिला शुरू हो गया इस फैमिली का कहानी सुनाने का, और ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने कहानियाँ भेजनी शुरू की और आपकी कहानियों को मैं प्रोग्राम में शामिल करता गया। आप लोग उसको लाइक करते गए और वो सिलसिला चलते चलते 100 एपिसोड मुकम्मल हुए। 50 कहानियाँ। मुझे तो ये था कि 15-20 के बाद मेरे पास मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार ऐसा साथ जुड़ा रहा कि वो सिलसिला जो 50 तक मुझे मुश्किल से लग रहा था मैं मुकम्मल कर सकूँगा, 100 पे चला गया। जब 100 कहानियाँ मैंने सुना दी तो उसके बाद फिर एक मेरे अंदर खौफ था, आगे क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँगा। लोग इसको लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, मैं कैसे करूँगा, क्या लोग भेजेंगे। मेरे अपनी कहानियाँ भी जो हैं मैक्सिमम सुना चुका हूँ, आगे चलें जो होगी इक्का दुक्का वो भी सुनाऊँगा, क्या होगा। 150, 150 एपिसोड हो गए और उसके बाद जब 200 एपिसोड हुए, 200 एपिसोड हुए, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई 200 स्टोरीज़ मैंने आप लोगों को सुनाई हैं और आप लोगों ने इतना लाइक किया उसको। इंटरव्यू में आप देख चुके हैं, हर बंदे की एक अपनी फीलिंग है, वो उस कहानी के साथ ऐसा जुड़ा है, वो पैगाम रिकॉर्ड करते हुए मुझसे इस तरह मुखातिब है, इस तरह जुड़ा है, यकीन मानिए एक्साइटमेंट है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है
वो इस फैमिली का हिस्सा है जो ऑफ कैमरा स्टोरी थी, वो अपने आप को उसका बताते हुए ऐसे हिस्सा शो करवा रहा है कि मेरी ये कहानी है, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ लोग कितना जुड़ चुके हैं इसके साथ। और 200 एपिसोड मुकम्मल हुई तो ये मेरी नहीं, आप लोगों की ही स्टोरीज़ थी, मेरी भी थी, आपका ही MMTV है, आपके ही सारे शोज़ हैं। तो इसलिए मैं कहता भी हूँ MMTV मेरा नहीं, आप लोगों का चैनल है। तो ये जो एक फैमिली हमने बनाई स्पेशली ऑफ कैमरा स्टोरीज़ की, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। सिलसिला अभी तक बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो लोगों ने मुझे भेजी हुई हैं, ये कितनी जाती हैं स्टोरीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन लोग धड़ धड़ अपनी स्टोरीज़ भेज रहे हैं। ऐसी स्टोरीज़ भी आई थी जो मुझे बहुत ही शॉर्ट करके भेजी उन्होंने, लेकिन मैंने उसको कोशिश की, स्टोरी उनकी थी, उसका एक सीक्वेंस तरतीब दिया, ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव किया कि आपको लगे आप भी कहानी का हिस्सा हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाएं। और बहुत लंबी लंबी भी लोगों ने भेजी जो ऐसी बातें उनमें होती थी, गैर ज़रूरी होती थी। मुझे पता था ये नहीं कहानी में बताने वाली, लेकिन उन्होंने बताई। और मुझे बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ मेरे साथ, 1.5 घंटे की किसी ने कहानी भेज दी मुझे रिकॉर्ड करके, और जब मैंने सुनी तो पता लगा इसमें से मेरे ख्याल में मैक्सिमम 15 मिनट की कहानी भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको भी सुनाया। अच्छा लगा, आप लोगों का प्यार था, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, तो मैं सुनाता रहा। अभी भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्टोरीज़ हैं जो मेरे पास अमानत हैं आप लोगों की। अच्छा एक बात, मुख्तलिफ लोग स्टोरी भूल के मुझसे पूछते हैं कि जी मदर साहब आप हमें भूल के हमारी कहानी नहीं आपने शामिल की। नहीं, ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं सबकी इंशाल्लाह मैं स्टोरीज़ शामिल लाजमी करूँगा। हाँ, रिमाइंडर दे दिया करें, बाजू का मैं भूल जाता हूँ तो रिमाइंडर जैसे आता है तो वो कहानी फौरी तौर पर मैं सुना देता होता हूँ। अभी और भी जो आप लोगों की कहानी आई हुई हैं इंशाल्लाह उनको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और आज क्योंकि 200 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं और आज एपिसोड नंबर है 201, यानी 201 एपिसोड है, तो लोगों ने मुझे बहुत सारा कहा हुआ था कि आप अपनी कोई कहानी सुनाएं। जी बिल्कुल है, मेरी कहानी अभी भी काफ़ी कहानियां हैं सुनाने वाली जो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे, जब तक आप बोर नहीं होते, क्योंकि मैंने एक बात पहले भी आप लोगों से कही हुई है, आप बोर हो जाएंगे मैं इसको बंद कर दूंगा इस सिलसिला। जब तक आप लोग बोर नहीं होते ये सिलसिला इस तरह जारी और सारी रहेगा, क्योंकि है ही आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग लाइक कर रहे हैं तो इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा। आप लोग कहेंगे बस जी इसको रोकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको रोक दूंगा। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ बाकायदा एक कहानी सुनाने की, छोटी छोटी कुछ कहानी आपको सुना देता हूँ। आज मैं बातें करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कहानी तो सुनाता हूँ, आज भी सुनाने लगा हूँ अपनी। बहुत दफ़ा मेरे ऊपर फीलिंग ऐसी आई कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी मौत को अपने करीब देखा। मुझे ऐसा लगा कि ये लम्हे, ये मिनट्स, ये सेकंड्स मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं। बड़े बड़े रिस्क लिए। बहुत सारे लोग मुझे पुराना घोस्ट हंटिंग करता हुआ देख रहे हैं। 2008 से मैंने शुरू किया था घोस्ट हंटिंग, बाकी यूट्यूब पे तो अभी शुरू किया है। बहुत सारे और भी टीमें हैं जो घोस्ट हंटिंग कर रही हैं। अच्छा मज़े की बात, मैं खुदा जानता है आज आपको दिल की बात बता रहा हूँ, घोस्ट हंटिंग मैंने टीवी के लिए नहीं करना चाहता था कि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं और लोग मेरा प्रोग्राम देखें, ऐसा कतई मेरा शौक़ नहीं था। खुदा जानता है, मैं आपको कह रहा हूं, अब भी मेरा जुनून है, अब भी मेरा शौक़ है, मैं घोस्ट हंटिंग अब भी करूं, कैमरे लेके जाऊं, ज़रूरी नहीं उसको एडिट करके चलाऊं आप लोग देखें। मैं अपनी ज़िंदगी की यादगार चीज़ें बनाऊं। मैं किसी मुल्क भी जाता हूं कैमरा साथ इसलिए लेके जाता हूं, अपने लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं, अपने लिए रिकॉर्डिंग करूं। शायद अच्छा वाक़यात तो वो आपको सुनाता हूं जो उस वक्त शायद कैमरे ने रिकॉर्ड भी किए, और कुछ चीज़ कैमरे के पीछे क्या हुआ वो भी सुनाता हूं। तो मैं आगे भी अपनी घोस्ट हंटिंग जारी रखूँगा। हो सकता है, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, हो सकता है मैं घोस्ट हंटिंग छोड़ दूँ, घोस्ट हंटिंग आगे ना करूँ, कोई और प्रोग्राम करूँ। उसकी रीज़न ये है, बड़े बड़े घोस्ट हंटर आ गए हैं, वो बहुत अच्छे शो कर रहे हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उस लेवल पे शो नहीं कर सकता जिस लेवल पे वो शो कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, मैं अपनी वही पुराने स्टाइल से घोस्ट हंटिंग कर रहा हूँ। वो सब अच्छा कर रहे हैं, मुझे, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न, मैं जो अपनी घोस्ट हंटिंग कर रहा हूँ वो मेरा एक शौक़ है, मेरा जुनून है। मैं आज भी चाहता हूँ मैं अकेला जाऊँ और अकेली जाके इन्वेस्टिगेशन करूँ, मेरे साथ कोई कैमरामैन ना हो, मैं अकेला हूँ, रिस्क लूँ। लोग कहते हैं नहीं कैमरामैन भी हो, हाला लाला हो, शोर शराबा हो, कोई लुट गया, मर गया, गिर गया, ये घोस्ट हंटिंग देखना चाहते हैं। और घोस्ट हंटिंग बहुत पीछे चली गई है। इंटरटेनमेंट का जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, यकीनन सी बात है, वक्त के साथ साथ होता है। इंटरटेनमेंट आ गई है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं आपको, वरना लोग आपको कहते हैं जी इसमें तो है ही कुछ नहीं। मैं अब इंटरटेनमेंट नहीं दिखा सकता,
मैं एक मिसाल लेता हूँ, अमेरिका गया और वहाँ पे मैंने जब शोज़ किए, एक पहाड़ों के बीच में, खुदा जानता है मेरी मौत, उस दिन मैंने इतना क्लियर देखा अपनी मौत को, सांप ही सांप है, हर लम्हे सांप है, और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, पैदल घर से चल के जाता हूँ। एक सोसाइटी है कैलिफोर्निया में जिसके बाहर निकलने के लिए और अंदर दाखिल होने के लिए गेट है और कार्ड दिखाना पड़ता है, उससे बगैर आप दाखिल नहीं हो सकते। उस सोसाइटी में निकलता हूँ, पैदल चलता हुआ बहुत दूर जाता हूँ, पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है, रात के पहर कैमरा लेके, आप लोगों ने शो देखा, मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, भाग रहा हूँ, सांप हैं। देखिए मौत क्या होती है, आपको सांप डस ले, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी कि आप कॉल करेंगे हेल्प के लिए, कि आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, आपको एक इमदाद दी जाए, तिबी इमदाद दी जाए, क्योंकि जहर आपके अंदर चला गया। जब सांप ने डसना है तो आपके अंदर जहर चला गया, तो फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत है। खुदा की कसम, जब मैं उस दिन इन्वेस्टिगेशन करने गया था उन पहाड़ों में जहाँ पे सांप ही सांप थे, मैंने कसम उठा दी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे पास मोबाइल नहीं था। अगर मुझे कोई सांप डस लेता तो मुझे घर पहुँचते कम से कम 45 से 50 मिनट लग जाते, पैदल चलते हुए। मैं पैदल चल के गया था। और वो जो सांप आपको डसता है तो उसके बाद इतनी टाइम नहीं होता 50 मिनट के आप चलते हुए कहीं पे पहुंच जाएं। अगर मिसाल के तौर पे आप नहीं भी मरे, पहुंच भी गए घर तक, तो घर वाले भी आपको गाड़ी के अंदर डालेंगे, या जब तक हेल्पलाइन को कॉल करेंगे तो वो भी मदद आते आते 30 मिनट 40 मिनट तो वो भी लगेंगे। आप पहुंचेंगे, वो आपका टेस्ट करेंगे कौन सा जहर है, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, इतनी देर में आपकी डेथ हो जाती है। जब मैं वो शो करने के लिए जा रहा था तो मुझे पता था कि अगर मुझे सांप ने आज डस लिया तो मेरे पास मदद नहीं आ सकेगी, मैं घर वालों को बता ही नहीं सकूंगा, मैं गिर जाऊंगा यहीं पे, मैं पड़ा रहूंगा। सब छोड़ दें, मेरे पर बहुत सारी बातें, मैंने आज तक किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी रीज़न ये है, मैं माफ़ करना ज़्यादा, अल्लाह ताला खुश होता है इससे। जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पास सवालों के जवाब नहीं है? हर बंदे के सवाल का जवाब है। लेकिन कोई अगर आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाए या कोई आप पे कोई उंगली भी उठाए, बात करे, जवाब बेहतरीन है मेरे पास, लेकिन क्या होगा, वो एक सिलसिला चल पड़ेगा। मैं इस पर बात नहीं करते। बहरहाल मैंने सबको माफ़ किया। कोई कुछ भी कर रहा है ना, इतना जिगरा कोई दिखा दे, हैं गोरे तो दिखा रहे हैं भाई, मैं अपनी टीमों को कह रहा हूँ कि आप अकेले जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे सांप ही सांप हो, और अपने मोबाइल में, अपनी जेब में मोबाइल तक ना लेके जाएं कि हेल्प के लिए आप किसी को बुला सकें। ये है जिगरा। और वहाँ पे ऐसा होता है कि मैं बाकायदा गिर जाता हूँ, 20-22 मिनट बेहोश पड़ा रहता हूँ उन सांपों के बीच में जो मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जब मैं पड़ा हुआ हूँ तो कोई भी आके मुझे डस सकता है। और जब वहाँ से मैं उठा, होश में आया, देखा मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बहुत सारी फीलिंग थी। अगर ये भी मैं वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, आज एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने कहा था आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाऊँगा, वो प्रोग्राम मैंने कैसे किया, कैसे गया, मैं जब बेहोश हुआ, उसके बाद होश में आया, मेरी फीलिंग क्या थी, वहाँ से चलता हुआ गया, रास्ते में मैंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ मेरे साथ हुआ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कराऊंगा। ये वाकई मेरी ज़िंदगी का एक मरते दम तक लिए यादगार वाक़या है। वो औरत शादनलुंड में जो गाय, जो बैल होता है, मेल होता है, मतलब गाय फीमेल होती है, जो उनका मेल होता है बैल, उसके मुंह को यूं खोलती थी और उसकी ज़ुबान अपनी दांतों से पकड़ती थी और पूरी ज़ुबान अंदर से खींच लेती थी और खा जाती थी। वो शो किसी के बाद पड़ा है तो यार मुझे भेज दें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वो मैंने रोही टीवी के लिए शो किया, उस औरत के घर पहुंचा, बहुत ही खूबसूरत औरत थी, और जब मैं उसके कमरे में गया तो वो अकेली बैठी किसी से बात कर रही थी, क्लियर किसी से बात कर रही थी, कैमरे में मैंने दिखाया, और कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, सारे डर रहे थे। मैं चलता उसके पास गया, मैंने उसको हाथ भी मिलाया, लेकिन मुझे पता था वो मेरे ऊपर हमला करेगी। जब उसने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं पीछे हट गया। उसी शादनलुंड में एक और औरत के पास के जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसके ऊपर जिन्नात का साया था, हमने जिन्नात की हाज़िरी भी करा दी। बहुत सारे शोज़ किए, चुड़ैल तो बहुत सी की, मतलब बहुत सारे शोज़ किए, लेकिन बहुत दफ़ा मौत को मैंने करीब से देखा। आज 200 एपिसोड मुकम्मल हुए, खुशी का डे है मेरे लिए भी कि यार मैं एक खुशी का दिन क्यों है, इसलिए एक फ़ैमिली बना सका हूँ मैं, जो मेरी फैमिली मेरी बातों को सुनती है, उनको अच्छा लगता है। असल में फैमिली का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, उनका वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम बहुत अच्छा गुजरता है जिस वक्त वो स्टोरी सुन रहे होते हैं। तो मेरी वजह से अगर किसी का टाइम अच्छा गुजर गया तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये भी एक खल्क़े खुदा से मोहब्बत है, खल्क़े खुदा के काम आना है, अल्लाह की मखलूक के काम आना है, कि अल्लाह की मखलूक आपकी वजह से कुछ लम्हों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए
अगर अच्छा फील कर रही है तो आप ये भी आपकी एक नेकी में काउंट होगा। तो आप कोशिश करता हूँ कि रूहानियत के भी मसाइल से लोगों के हल कर सकूँ। पूरे वीक में छुट्टी नहीं करता, पूरा हफ्ता काम करता हूँ, रूहानियत के काम करता हूँ, कॉल लेता हूँ उनको लाइव, खुद जिनके इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व करके देता हूँ, राज की एडिटिंग करता हूँ, 2 ऑफ कैमरा रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत सारे काम हैं करने वाले। तो आज अपनी ज़िंदगी का अगर कहेंगे, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं जो मेरी अपनी ज़िंदगी के हैं, वो मैं आपके साथ, अगर आप लोग कहेंगे तो शेयर करूँगा, नहीं तो आपकी स्टोरियाँ तो बहुत ज़्यादा जो मेरे पास आई हुई हैं, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज अपनी एक स्टोरी है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। मुझे शौक़ था, मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई हुई है किला ड्रावड़ की। बहावलपुर से आगे तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। अब तो रोड्स बन गई हैं, पहले रेत ही रेत होती थी और रेत के बीच में से गुजरते हुए आप इस किले तक पहुंचते थे। बहुत पुरानी इस किले की तारीख है और बहुत सारी इसके बारे में किस्से कहानियाँ भी मौजूद हैं। ख़जाना इसके अंदर आज भी दफन है और जिस तरह ये किला बनाया गया, ये बहुत सारे लोग स्टोरी में आप सुन चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं छोटा था तो इस किले की तस्वीर मेरे सामने आ जाती थी कि किले की दीवारें थी गोल गोल सी और उसके आगे ऊँट गुजर रहे होते थे। ये तस्वीर अक्सर कहीं अखबार में, रिसाले में कहीं छपी होती थी। तो मैं एक ख़यालों में खो सा जाता था, कैसी खूबसूरत जगह है, पता नहीं दुनिया, मुझे एक अजूबा लगता था कि दुनिया में ये अजूबा भी मौजूद है, पता नहीं किस मुल्क में है, कहाँ है, कमाल जगह है। तो मुझे किसी ने बताया, मैं उस वक्त रोहित टीवी में था, कि आप किला ड्रावड़ क्यों नहीं जाते? मैं कहा कौन सा किला? उन्होंने जब वो तस्वीर मेरे सामने की तो मैं हैरान रह गया, ये किला ड्रावड़? उन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये तो हमेशा से मेरा जुनून रहा है, शौक़ रहा है इसको देखने का, मैं तो समझता रहा हूँ पता नहीं दुनिया के कौन से हिस्से में, ये तो पाकिस्तान में है, कहाँ पे है? उन्होंने कहा ये मुल्तान के साथ ही बहावलपुर पे, आप बहावलपुर से थोड़ा सा आगे। तो मैंने कहा फ़ौरन तैयारी की जाए, यहाँ पे चलते हैं, प्रोग्राम करते हैं। उस वक्त मैं एक शो करता था, उसका नाम था चस्का। मेरे कुछ एपिसोड भी मेरे पास पड़े हुए, लेकिन सराकी में है। वो प्रोग्राम का फॉर्मेट ये था कि मेरे हाथ में माइक होता था, मैं ही उस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर था और एंकर था। मैं लोगों के पास जाता था, उनको तंग करता था। तंग किस तरह, एक बेसिकली फूड बेस्ड प्रोग्राम था, हम लोग कुकिंग करवाते थे, हर इलाके की अपनी एक सौगात होती है। तो उनके पास मैं जाता था, जी आज आप हमारे सामने क्या बना रहे हैं? तो वो खड़े होकर मेल या फीमेल वो बनाते थे। मैं उनके साथ मुसलसल शरारतें करता रहता था। फन फेयर पे पहुंच जाता था, रोड पे चला जाता था, हर उस जगह पे पहुंच जाता था। लोग कहते थे मज़हर मलिक आ गया, बच्चों इससे यार ये बड़ा तंग करता है। तो मैं चिट चैट करता था। तंग से मुराद इस तरह नहीं कि हर्ट नहीं करता था, चिट चैट करता था, फ़न करता था, लोग इंजॉय करते थे। तो मेरा एक शो किला ड्रावड़ में रिकॉर्डिंग के लिए, चस्का प्रोग्राम के लिए हमने प्लान किया कि वहाँ का जो कुक था नवाबों का, नवाब रहते हैं वहाँ पे बहावलपुर में, तो नवाबों के कुक को हमने लाइनअप किया कि वो सिज्जी बनती है बकरे की। तो हमने एक पूरा बकरा परचेज़ किया और उनको लवाजमात लेके दिए, चावल ये वो जो होता है उसको पकाने के लिए। तो वो ये था कि पूरा बकरा उसमें चावल भर के किस तरह उसको सज्जी, लफ्ज़ सिज्जी सराकी में कहते हैं, उर्दू वाले शब्द को सज्जी कहते हैं, बकरे की सिज्जी कैसे बनती है और उसको स्पेशली किला ड्रावड़ के अंदर। मेरा तो एक बहाना था किला ड्रावड़ में जाने का, तो मैंने कहा कि चलो इन्वायरमेंट पीछे होगा, बैकग्राउंड में वो किला आ रहा होगा, उसके सामने हम सज्जी बनाएंगे, तो वहीं चलते हैं। हम लोग रवाना हुए। यकीन मानिए किसी को इतनी खुशी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिशात में से, बड़ी ख्वाहिशात में से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरे होने जा रही थी। आज मैं किला ड्रावड़ को देखने जा रहा था, जिसको मैं बचपन से लाइक करता था। सफ़र था कि हम रवाना थे और मेरी खुशी थी, आप सोच सकते हैं जिस तरह बचपन में ईदी मिलती थी और नए कपड़े पहनते थे तो कितनी खुशी होती थी। अब तो खुशी ही नहीं होती किसी बच्चे को, न पैसों की न कपड़ों की, वो वाली मोहब्बतें पता नहीं कहाँ चली गई। खैर सफ़र चलते चलते शाम हो गई, बहावलपुर भी पहुँच गए। लाइनअप किया हुआ था वहाँ पे एक ही सरकारी, उस वक्त तो अब शायद बन गया हो, पता नहीं, कोई दोस्त वहाँ पे रहता हो तो मुझे ठीक गाइड कर दे। उस वक्त एक ही सरकारी गेस्ट रेस्ट हाउस था, वीआईपी बना हुआ था, वीआईपी लोगों के लिए था, वीआईपी ही बना हुआ था। मतलब चोलिस्तान बिल्कुल रेतों रेत, जहाँ पे हर घर कच्चा घर था, 1 से 2 घर किसी के पक्के थे। उस वक्त 2009 में, शायद 2008-9 की बात कर रहा हूँ, ये 2007 था, मुझे ये भी सही तरीके याद नहीं है, 7, 8 था, 9 नहीं, 9 लेट है। तो 1-2 घर थे जो पक्के किसी के बने हुए थे, वरना सारे घर जो थे कच्चे मट्टी के बने हुए थे। सिर्फ एक रेस्ट हाउस था जिसमें डाइनिंग बड़ी सी टेबल थी, बेडरूम बने हुए थे, प्रॉपर वॉशरूम थे, कमोड लगे हुए थे, हर चीज़ जिस तरह एक रेस्ट हाउस में होती है, अच्छे गेस्ट हाउस में होती है, उसी तरह उन्होंने बनाया हुआ था। यकीनन सी बात है बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके रहते थे। हम लोगों ने वो अपने लिए अरेंज किया, हम पहुँचे और सफ़र इतना लंबा था, क्या था, गर्मी थी कि मेरे सर में शदीद दर्द हो गया। और हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो अंधेरा
फैल चुका था। और मैंने दाखिल होते ही आवाज़ अपने ड्राइवर से पूछा जो साथ थे, रियाज बलोच साहब, बहावलपुर से उनका ताल्लुक़ था, हमारे ब्यूरो चीफ थे रोही टीवी के, बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले। फराज हमीद, जावेद इकबाल खरल, उमर फ़ारूक जो इस वक्त दुबई में है, बहुत ही प्यार है इनसे आज भी, उमर फ़ारूक से, जावेद इकबाल से, फराज हमीद से, आसिफ इकबाल से, तमाम, मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा सारे माइंड करेंगे सबसे। तो ये तमाम ऐसे मौक़ों पे मेरे साथ जो मेरी ज़्यादा जो टीम होती थी वो जावेद और उमर फ़ारूक होते, ये ज़्यादा होते थे। तो हम कैमरे समेत पूरी टीम जब पहुंची वहाँ किला ड्रावड़ के करीब, यानी उस इलाके में पहुंची जिसको चोलिस्तान कहते हैं, उधर राजस्थान है बॉर्डर के परली साइड पे इंडिया में, और हमारी साइड पे उसको चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान जब हम दाखिल हुए तो मुझे बताया कि सर वो जगह शुरू हो गई है जहाँ पे बेचैन हैं आप उस किले को देखने के लिए जो इस वक्त आपके सामने आने वाला है। खैर हम दाखिल हुए उस छोटे से टाउन के, नहीं गाँव के अंदर, एक उस वक्त गाँव ही कहें, गाँव के अंदर दाखिल हुए। सीधे हम रेस्ट हाउस गए और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो गया कि मैंने कहा मेरा सर फट जाएगा। बैग में मेरी हमेशा ये मेडिसिन होती हैं, मैंने कहा मुझे कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए मैं मेडिसिन खा के सो जाऊंगा और उठेंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। बाकी टीम अपना फ़न करने में लग गई और मैंने जो इतना शदीद पेन था, टैबलेट खाई और मैं सो गया। यकीनन मैं सोया था कोई थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन मेरी आंख इतनी ज़्यादा लग गई कि मुझे 12 बज गए। शदीद पेन था, मुझे नहीं पता इस तरह का था कि आंख खुलती थी तो तब भी सर में दर्द होता था, और मुझे अपनी कंडीशन का पता था, मुसलसल उन दिनों में भी मैं काम कर रहा था कि जब तक ठीक नहीं होगा मैं उठूँगा नहीं। और तकरीबन 12 बजे मैं उठा तो मैंने देखा मैं बेहतर हूँ, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। खाना शाना मैंने खाया, सारी टीम खा चुकी थी, मेरा वेट कर रहे थे, कैसी तबीयत है, सारे परेशान थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो चलें। कहाँ? मैंने कहा किला ड्रावड़। कहते हैं सर आपका दिमाग ख़राब है, रात के 12 बज चुके हैं, 12 बजे कौन सा किला ड्रावड़। मैंने कहा भाई मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे किला ड्रावड़ है और मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको देखने के लिए बेचैन हूँ। आप लोग नहीं जाएंगे, मैं अकेला चला जाऊँगा, जो मेरे साथ जाना चाहता है आ जाए। ड्राइवर याकूब साहब थे। तो कौन कौन चलेगा? तो उन्होंने कहा चलें सर, आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकते, चलें आप चलें, हम आपके साथ चलते हैं। मैं कहा चलें। हम वहाँ से निकले पैदल। कहाँ, कितनी दूर है? मैंने कहा, उन्होंने कहा वो सामने ही है, करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पैदल चलना शुरू हुए और हम चलते हुए गए तो गांव के लोग भी कुछ नौजवान थे, एक दो हमें रास्ते में मिले, उन्होंने मिला, वो मज़हर मलिक कैसे वो पहचान लिया। उन इलाकों के लिए मैं जो प्रोग्राम करते हुए मुझे शायद साल हुआ था, चस्का प्रोग्राम, ये 2007 की बात कर रहा हूँ। तो वो टीवी पे देखते थे, यार तुम बड़ी फ़न करते हो, बड़ी मजाक करते हो, तुम्हारा शो अच्छा लगता है, काफ़ी तारीफ़ें करना शुरू हो गए। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा किला ड्रावड़। कहते हैं दिमाग ठीक है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं भाई वहाँ पे लोमड़ी भी रहती है, वहाँ पे असदहा, जिसको एनाकोंडा कहते हैं, असदहा भी बड़ा वहाँ पे रहता है, वहाँ पे तो बहुत सारे गीदड़ भी हैं, लोमड़ी भी है और जिनात भी हैं। तुम इस वक्त रात को क्या करने जा रहे हो? तो मैंने कहा यार मैंने देखना है। तो कह रहे हैं यार सुबह देख लेना, इस वक्त ना जो वो ख़तरनाक है। तो सारे कह रहे हैं सर देखा इस वक्त 12:30 हो गए, अब आपको कहा भी है कि ना जाएं, सुबह चलेंगे, आप ज़िद करें, अभी भी वापस चलें। मैंने कहा भाई जो चलना चाहेगा चले, मैंने तो आगे जाना है। अब सबको अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स नहीं मुड़ेगा। हम आगे चलना शुरू हो गए, यहाँ तक कि किला ड्रावड़ के बिल्कुल करीब पहुँच गए। मेरी बचपन की वो ख्वाहिश, मेरा ख्वाब इस किले को देख सकूं, मेरे सामने था, लेकिन उस अंदाज़ में मैं उसको नहीं देख पा रहा था जिस अंदाज़ में मैं उसको देखना चाहता था, क्योंकि 1:45 बजे का टाइम हो गया था और उसकी दीवारों का वो मंज़र जो मैंने तस्वीरों में देखा था, इस लम्हे वैसा नहीं था। अंधेरा गुप्त था और मैं ऊपर नहीं देख सकता था। चांदनी रात ज़रूर थी, उसमें मैं दूर दूर तक देख सकता था। उस किले को उस अंदाज में नहीं देख सकता था कि आंखें भर के, जी भर के देख सकूं। लेकिन इतना एहसास था, यकीन मानिए मेरी फीलिंग थी, किले की दीवारों को मैं हाथ लगाता फिर रहा था, ये है वो किला जो आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मैं इसके करीब हूँ। उसकी दीवारों को मैं हाथ लगा रहा था, उसके करीब जा रहा था, टॉर्च मेरे हाथ में थी। तो एक जगह पे मुझे गार टाइप से नज़र आई, रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। हम एक ऐसी तरफ से घुस गए थे जो बड़ा ख़तरनाक था। जानवरों के पाँव के निशान भी थे, मुझे सबने मना भी किया कि लोमड़ी है और सांप एनाकोंडा है, तो आप ना जाएं, लेकिन मैं फिर भी अंदर चला गया। अब मैंने जब वो देखा एक गार का सा रास्ता, मैंने कहा मैं इसके अंदर जाऊँगा।
वो सारे हैरान हो गए कि यार आप पागल हो। मतलब उनका अंदाज़ इस तरह था कि मैं उनका अफसर था, सर था, उनका कह नहीं सकते थे, वरना अंदाज़ मुझे इस अंदाज़ में देख रहे थे कि यार तू पागल है या हमें मरवाने के चक्कर में है। तो इस वक्त रात के पैर ठीक है, करीब आगे देख लिए, जिस तरह आपने कहा बॉस हो हमारे, हमने मान लिया। अब इसके अंदर भी घुसना है, वो भी गार के अंदर रात के इस पैर। तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और इतना मैं भी जानता था कि यार अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो इस गार के अंदर कोई सांप इस तरह की चीज़ डस लेती है, डॉक्टर तो यहाँ पे मिलना नहीं है, तो इन लोगों के लिए भी परेशानी का वजह बनेगी। तो मैंने कहा चलें एक फेवर दें, आप लोग उस तरफ से मुझे ले चलें जिस तरफ से अंदर दाखिल हो सकते हैं किले के। मैं नीचे गार में नहीं जाता, किले के अंदर तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा सर दरवाज़ा तो इस वक्त होगा बंद, वो तो खुलवाएंगे सुबह। इस वक्त एक जगह है जो टूटी हुई है, वहाँ से गुजरने का रास्ता तो है, लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक है, रिस्की है। मैंने कहा यार मैं इसके अंदर दाखिल होना चाहूँगा, मुझे चंद मिनट्स के लिए अंदर जाने दें, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। मान गए वो लोग बेचारे। अब हम किला ड्रावड़ की तरफ चलते हुए उस रास्ते की तरफ चले गए जिसको मैंने देखा कि इसको अबूर करना काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पुरानी बात है, अब तो तब्दीली हो चुकी है, मुझे नहीं पता, बड़ा अरसा हो गया, मैं भी नहीं गया। उन्होंने कहा सर इस वक्त रिस्क लेना गलत होगा, स्पेशली इस रास्ते की तरफ। मैंने कहा मैं फिर भी जाऊँगा। मैं उस रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी अंदर दाखिल हो गया। अब मैं एक ऐसे किले के अंदर मौजूद था जिसकी चारों दीवारें अपनी जगह पे मौजूद थीं। एक टूटे हुए रास्ते से मैं अंदर दाखिल हो गया था और अंदर मैं अकेला खड़ा था। चांदनी रात थी। उसके बिल्कुल दरमियान में एक बिल्डिंग भी मौजूद थी। उस वक्त तक तो मैं नहीं जानता था ये कौन सी बिल्डिंग है। ये वो रूम्स थे जहाँ पे वो सरकारी अफसर बैठते थे, साथ ही बादशाह का कमरा था, उसके साथ जेलें थीं, उसके साथ वो फांसी घाट था, कैद खाने थे, और नीचे असल किला मौजूद था। लेकिन मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था। मैं एक फातेह था जो फतह कर चुका था उस किले को, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर चुका था कि उसके अंदर दाखिल हो गया था रात के टाइम। मैं इस बात को शायद कभी शेयर ना करता, लेकिन आज ऑफ कैमरा स्टोरी के 200 एपिसोड के बाद 201 एपिसोड है, तो आज मैं आपके बात ये शेयर कर रहा हूँ। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने एकदम अपने दिल से कहा, मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी, मुझे ऐसा लगा मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है। ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं और आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ हो तो एक बात याद रखिएगा, एकदम से आपको महसूस हो जाता है जो इस लम्हे रात के 1 बजे सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नहीं, इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। जब आप रूहानियत के साथ अटैच होते हैं तो एक और आँख भी होती है इन 2 आँखों के अलावा, जो आपको बहुत कुछ बता देती है, महसूस करा देती है कि आप किस जगह पे हैं, पास कौन है कौन नहीं। जो ये अल्लाह ताला की अता करता दोनों आँखें नहीं देख पा रही, वो आँख महसूस करा देती है कोई और भी मौजूद है। और मुझे महसूस हो गया कोई और भी है जो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। उसी वक्त जिस दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। मैं खड़ा कांप भी रहा था, डर भी रहा था, सीधी सी बात है मैं डर रहा था। एकदम से मेरे दिमाग में आया, दिल में आया कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, इस मखलूक को हाजिर करना चाहिए। ये चंद मिनट्स के लिए कर रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ पे बैठ के कोई चिल्ला नहीं करना, मैंने कोई वजीफ़ा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना। वैसे कि इस जगह पे इस मखलूक को महसूस करूँ जहाँ पे मैं इस वक्त रात के पहर में मौजूद हूँ। मैंने फौरी तौर पे पढ़ाई शुरू की, आंखें बंद की और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैंने उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। पढ़ने से मुराद उसकी कितनी मतलब वो लंबी होगी, कोई एक दफ़ा पढ़ने में लग जाते होंगे 40 सेकंड 50 सेकंड। मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब पढ़ गया, या 5 दफ़ा पढ़ लिया, मैंने 4-5 दफ़ा पढ़ा था, ये मुझे याद है। मेरी फीलिंग इस तरह की होगी, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, मेरे अंदर एक धड़कन और तेज़ होगी, एक्साइटमेंट थी, खौफ भी था, दिल की धड़कन भी तेज़ थी, लेकिन उस जगह पे मैं मौजूद भी था। एक्साइटमेंट तो इसी चीज़ की थी ना, मैं उस किले के अंदर मौजूद हूँ। लेकिन जब 4-5वीं दफ़ा मैंने मुकम्मल किया, मुझे लगा कि मैं कांप रहा हूँ। मुझे लगा कि मतलब ऐसा महसूस हो गया क्लियर मुझे कि बहुत गड़बड़ हो गई है मुझसे, मुझे यहाँ पे इस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए था। मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा, खुदा की कसम, ये देखे रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मैं करीब नहीं कर सकता, ये दाने दाने बन गए मेरे रोंगटे, बाकायदा तौर पे ये बाल खड़े हो गए। जब मैंने आंखें खोली थी तो एक बहुत बड़ा
जो बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए, सहन जिस तरह होता है, इस तरह की एक बड़ी ज़मीन थी जिसके ऊपर मैं खड़ा होता। दूर दूर दीवारें थी, बहुत बड़ा किला था, उसकी एक दीवार के मैं करीब खड़ा था। मेरे सामने दूर दूर तक एक खाली ग्राउंड था, उसके दरमियान में बिल्डिंग थी, साइड पे एक साइड पे जेल थी, एक साइड पे फांसी घाट और बादशाह का कमरा और दूसरे। यकीन मानिए जब मैंने आँख खोली, आज मैं राज खोल रहा हूँ, जब मैंने आँख खोली तो उस वक्त मुझे यूँ नज़र आया, क्लियर कर देता हूँ बात को, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये राज मैं निकाल रहा हूँ। जब मैंने आँख खोली थी तो सामने, यकीन मानेंगे, जिस तरह स्कूल के अंदर सुबह सुबह हम बचपन में छोटे होते थे और खड़े होकर हम पढ़ते थे, हाज़िरी हो रही होती थी और लाइनें बनी होती थी और लाइन में ऐसे खड़े होते थे, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा, लाइन तो नहीं बनी हुई, महसूस इस तरह जिस तरह ढेरों कोई मखलूक हो और वो लाइनों में खड़े हों। तरतीब इस तरह नहीं थी कि लाइनों में खड़े हों, जिस तरह मजमा होता है ना। मैं अभी भी डर रहा हूँ, ऐसे वाक़यात नहीं बताने चाहिए, ये हैं ज़िंदगी के खौफनाक वाक़यात। सामने इतने शैडो मौजूद थे, ब्लैक साए मौजूद थे, क्लियर इस तरह नहीं था कि मैं कह सकूँ कि जिन खड़े थे या क्या थे, वो ब्लैक शैडो थे जो बिल्कुल वाज़े थे कि क्लियर ब्लैक शैडो हैं। वो पूरे ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और जैसे मैंने आंख खोली और मेरी उन पर निगाह पड़ी तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वक्त खौफ किया उससे बेहोश हो जाऊंगा। बहुत कम जगह थी जो मुझे खाली नज़र आ रही थी, लेकिन तकरीबन उनकी हाइट होगी इंसानी हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा, 6 फुट लगा लें। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ था मेरे बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग थी जिसका रास्ता नीचे तय खाने की तरफ जाता था, सीढ़ियाँ जाती थीं, जिसके अंदर मैंने आपको स्टोरी में बताया था रेल का ठेला था, पटड़ी बिछी हुई थी ट्रेन की और उसके ऊपर ठेला था, वो 32 किलो से मिली हुई थी वो पटड़ी। वो रास्ता मेरे सामने बिल्कुल क्लियर था और उसी लम्हे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उस तय खाने के अंदर से कोई बाहर आ रहा था और वो बिल्कुल क्लियर, जितने भी शैडो खड़े थे उन सबसे ज़्यादा क्लियर जो था, काला स्याह था। बाकी सबके मैं आर पार भी देख सकता था, जो ब्लैक शैडो थे वो इस तरह के थे, उनके आर पार भी मैं देख सकता था, लेकिन वो जो था वो इतना ज़्यादा डार्क था, इतना ज़्यादा काला स्याह था कि उसके मैं आर पार नहीं देख सकता था। और वो जब बाहर निकला तो इस अंदाज में निकला कि उसका कद जिस तरह एक छोटे, मतलब वो बाकी मतलब सामने वाला जो रास्ता था मेरे सामने था, शायद वो जो जिस जगह से वो निकल रहा था बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था, थोड़े से फासले पे था। जिस वक्त उसके अंदर से निकला है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता गया है, तो उसकी हाइट जब पहले एक इंसान जितनी थी 5.5 फुट 6 फुट, तो उसके बाद वो जैसे जैसे बाहर होता गया है तो उस अंदाज में वो ऊपर बढ़ता गया है, ना सिर्फ लंबा होता गया है बल्कि वो जो एक पतला सा जिस्म था उसका वो यूँ फैलता सा गया है। जैसे आप लोगों ने कभी वीडियो में या कार्टून में या किसी में देखा होगा, या आपने देखा होगा एक चिराग दिखाते हैं, चिराग को रगड़ते हैं तो उसमें से जिन निकलता है, नीचे से वो बारीक होता है और ऊपर बिल्कुल उसकी चोंच सी होती है और ऊपर वो यूं जा रहा होता है। वो ऐसा ही था, जब वो नीचे निकला तो एक इंसानी जिसामत के जितना था, वो यानी मोटा इतना था जितना इंसानी जिसामत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर होता गया तो उसकी जिसामत भी ऊपर फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी। और जितना मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरा दिमाग वहाँ पे खड़े हुए बर्दाश्त कर सका और मैंने उसको यूँ देखा, तो तब तक उसका कद, उसकी जिसामत इतनी थी कि वो जो लेफ़्ट और राइट, वो जो दीवारें से थी, बहुत दूर दूर उसकी दीवारें, अगर आप तस्वीरों में भी देखें बहुत दूर दूर हैं, वो उनको टच कर चुका था और इतना ज़्यादा फैल चुका था। और ऊपर जब तक देखते थे तो वो ऊपर भी इतना ही ज़्यादा ऊपर था कि जहाँ तक आपकी आँख देख सकती थी, आप गर्दन उठा के ऊपर जहाँ तक देख सकते थे, वो ऊपर जा चुका था। अब ऊपर कितनी जा चुका था, क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम था, मैं इसको ज़्यादा नहीं देख सका, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था जैसे वो आसमान तक चला गया और यूँ फैल गया था। मेरे अंदर उसका कतअन हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे रुक सकूँ, वहाँ पे खड़े हो सकूँ, वहाँ पे देख सकूँ। बस मैंने ये आखिरी मंजर देखा था, यूँ देखा और वो ऊपर जा चुका और फैल चुका है। चंद सेकंड्स में ही ये हुआ था, यूँ निकला और ऊपर चला गया और फैल गया। उसके बाद यकीन माने जिस अंदाज में मैं आया था उसी अंदाज में मैंने दौड़ लगाई थी, भागा था बकायदा खौफ से। इस अंदाज में भागा था कि मैंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी थी। जो मेरी फायर टीम मौजूद थी वो अंदर नहीं आई थी, मैं अकेला गया था, उनको बकायदा आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी और वो समझ गए थे कि बंदा डर गया हमारा।
कुछ स्किप कर दिया मैंने। बहरहाल बाहर जैसे कैसे इतनी वो हिम्मत कर गए थे। उनकी आज भी मोहब्बत है जावेद की, उमर फारूक की जो यूएई में इस वक्त, याकूब साहब की। उन्हें एक बंदे थे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, जितने भी लोग मेरे साथ थे उन्होंने जब मेरी आवाज़ें दी तो वो जो बाहर रुके हुए थे, अंदर नहीं आए थे खौफ की वजह से, जब मैंने आवाज़ें दी थी, मेरी आवाज़ बुलाना, उनका नाम लेना, जावेद, उमर, याकूब साहब, मैं इतने खौफ में था, वो समझ गए थे कि इसके साथ कुछ हो चुका है। वो भाग पड़े थे, जो अंदर भी नहीं आना चाहते थे। तो इस अंदाज में, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता था दीवार पे, फिर अंदर आप जाते थे, तो इस तरह भाग के मेरी मदद के लिए आ गए थे कि मुझे, जब मैंने उनको अपनी आंखों से देख लिया था तो मैं बच गया था, नहीं तो यकीन मानिए उस दिन मैं बेहोश हो जाता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं बेहोश हो जाता। वो आज भी शायद वाक़या सुन रहे हो, जावेद या उमर या याकूब साहब, वो हंस पड़ेंगे कि यार इस बंदे ने वो वाक़या सुना दिया। मैंने उनको मना किया था इस वाक़े को कभी ना बताना। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। जब वो भागे आए, सर 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 आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, ये आवाज़ें उनकी थी, सर आ रहे हैं, और वो उस दीवार की तरफ भागे थे, ऊपर चढ़ना शुरू हो गए थे और मैं दौड़ रहा था, बहुत खौफज़दा था। तो जब मैंने उनकी शक्ल देख ली कि वो आ गए हैं, तो मेरे अंदर इतना हौसला आ गया कि मैं जो बेहोश होने वाला था, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था, हौसले में आ गया था। नहीं, अब मेरी टीम आ गई है, अगर उनके सामने मैंने बहादुरी दिखाई, अकेला आ गया, तो अब मुझे बुज़दिल नहीं होना चाहिए, उनके सामने डरना नहीं चाहिए। जो पहले मेरी हालत थी, तो मैंने सच ही है कि उस वक्त बहुत डरा हुआ था, लेकिन उनके सामने अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, इस तरह कर रहा था कि यार मैं तो ज़रा तुम्हें बुला रहा था, तुम भी आओ। उन्होंने कहा सर वो देख लिया था, आपकी क्या हालत थी, क्या पोजीशन थी, वो हमने देख लिया था, वो मैं अंदाज़ा हो गया था। खैर उन्होंने मुझे बाहर ले गए और उसके बाद करने का आराम है, अब सुकून आ गया सर। मैं कहाँ आ गया, कहते हैं चलें। और उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट हाउस चले गए थे। मैं सो नहीं सका था। सुबह अजानों के टाइम जाके मुझे नींद आई थी, मैं बहुत खौफज़दा था। और जिसको मैंने देखा था उसका कोई मुंह नहीं था, जिसामत इस तरह थी जैसे एक साया होता है, इस तरह का साया, जिस तरह आप रोशनी के सामने खड़ा हो, आप रोशनी के सामने खड़े हों और आपका साया बन रहा होता है, जिस तरह ये मेरा पीछे, पता नहीं इस वक्त स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा, मेरा साया बन रहा है, या जिस तरह आप कैमरे के सामने खड़े, लाइट के सामने खड़े होते हैं, आपका शैडो, आपका साया बनता है, वो साया बिल्कुल आपकी तरह होता है। उस साये का कोई मुंह नहीं होता, गोल सा सर होता है, बाजू होती है, पेट होता है, टांगे होती हैं, सेम इसी तरह का जिस्म होता है, आँख, नाक, चेहरा, कान नज़र नहीं आते। वो भी ऐसा ही साया था, बिल्कुल काला साया, गोल सा उसका सर था, इंसान की तरह, हाथ सारा कुछ था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया था कि आसमान को जाके लगा था। और उसका जिस्म भी नीचे से जब निकला था तो उस वक्त तो शायद इतना ही था, लेकिन ऊपर जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा था, वो फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा था, फैलता रहा था। लेफ्ट राइट उसके शोल्डर फैलते जा रहे थे और वो ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। और जो नीचे खड़े हुए थे वो तो मैंने उनको देख लिया था और कांपना शुरू हो गया था। अभी उनको देख ही रहा था कि निगाह पड़ी, सामने कोई निकला था। ये कम गहरे थे, शैडो ही थे, इनके आर पार नज़र आता था, जिस तरह ट्रांसपेरेंट होता है, इनके आर पार नज़र आता था, उसके आर पार नहीं नजर आया था। ये आज भी मुझे याद है कि जब वो निकला था और ऊपर की तरफ गया था तो उसके पीछे क्या था, जब वो निकलता जा रहा था, ऊपर जाता जा रहा था, उसके पीछे क्या था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसका इतना डार्क वो शैडो था, उसके पीछे जो कुछ भी था वो छुप गया था। सुबह हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे, वो फिर बकरा पकाया, उसका जो कुक था नवाबों का, बहुत शानदार लजीज उसने बकरा पकाया। उसके अंदर चावल थे तकरीबन 2-2, 3-3 किलो, 4-4 किलो एक एक बंदा खा गया था पूरा बकरा। हम 5-6 लोग थे, पूरा बकरा खा गए थे बैठ के। भुना हुआ होता, इतना भुना हुआ था कि बोटी मुंह में रखते थे तो वो गायब हो जाती थी। कहेंगे तो मैं इसका आपको या एक शॉट है मेरे पास, अगर कहेंगे तो इसका कल परसों इंशाल्लाह अगली स्टोरी में आपको शॉट भी दिखा दूंगा कि वो हम झूमर खेल रहे हैं सारे, मैं भी उनके साथ झूमर खेल रहा हूँ, गोल दायरा बनाया हुआ है और एक सिंगर बैठा है, वो गाना गा रहा है, हम लोग झूमर खेल रहे हैं और वहीं पे कुक के साथ मैं माइक लेके खड़ा हुआ हूँ और वो बकरा है उसको पलट रहा है, उसको आग पे बना रहा है, सिज्जी बना रहा है। तो ये शो था जो अगले दिन मैंने किया था। फिर सिंगर बुलवाया, हमने झूमर खेली, बकरा आग पे तैयार किया, उसकी सिज्जी तैयार की। ये शॉर्ट्स मेरे पास हैं, प्रोमो मैं डाल दूँगा या आपके लिए सेंड कर दूँगा, वो आप देख सकते हैं वो शॉर्ट्स, किसी का भी आप लगा दूँगा। तो वो मेरा यादगार प्रोग्राम था और वहाँ पे ये मेरे साथ वाक़या हुआ था, जिसको मैंने अपनी टीम को कह दिया था कि हाँ मैं डर गया था, मैं मान गया था। उन्होंने कहा था सर छाड़ दियो, और तुसी प्यार था उमर से, फराज से, जवेद से गपशप लगाते थे, और सर छाड़ दियो तुसी, डर गए सी, मन दे कोई नहीं। फिर हंसते थे, मैं कहता था हाँ यार डर गए, लेकिन बताना नहीं। उन्होंने कभी इस बात को नहीं बताया था। वो कहते हैं सर ये भी जिगरा है आपका कि आप रात के इस पैर अकेले चले गए थे, ये बड़ी बात है, डरना तो बनता ही है, लेकिन वो बहुत खौफनाक था। तो आज मैंने उस अंदाज में कहानी नहीं सुनाई, इसलिए कि इसको शायद मैं सुनाना भी नहीं चाहता था और सुना दिया, इसलिए कि आप लोगों ने कहा था अपनी कहानी सुनाएं, और ये एक राज था बहुत बड़ा जो मैंने सुना दिया। तो कुछ और भी कहानियाँ हैं उसी सीक्वेंस के साथ मज़ा लेके आज, तो क्योंकि मैं 201 एपिसोड था, 201 था, तो इसलिए
आज गपशप मैंने ज़्यादा की, कहानी नहीं सुनाई। तो इंशाल्लाह आपकी कहानियाँ भी, और अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में लिखेंगे व्हाट्सएप पे या प्रोग्राम के नीचे, तो आपकी कहानियाँ भी इंशाल्लाह शामिल करूँगा। और अगर आप कहेंगे जो मेरी कहानियाँ हैं, जो मेरे साथ वाक़यात हुए, मैंने कैसे मौत को करीब से देखा और क्या कुछ देखा, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो आप लोग अपनी कहानियाँ भेजिए। हर दफ़ा नंबर एंड पे इसलिए अनाउंस करता हूँ, जो नए लोग मुझे ज्वाइन करते हैं तो उनको भी पता लग जाए और वो अपनी कहानी भेजना चाहें तो मुझे भेज दें। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 66 555 00। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 66 555 00। इस पे आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं या वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप वॉइस मैसेज मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो एक ख्याल कीजिएगा, आपने इस फाइल को डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी मैं प्रोग्राम में शामिल ना कर दूं। लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज भेजें या कहानी लिख के भेजें, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन उर्दू इंग्लिश में, आपने लफ्ज़ स्टोरी, आखिरी वर्ड जो आपका लिखा होना चाहिए वो स्टोरी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और शुरू में ये ज़रूर बता दें कहानी लिखते हुए या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए कि आपका नाम क्या है और क्या आपका नाम रियल बताना है, जगह का नाम रियल बताना है या फ़र्ज़ी बताना है। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई ऑफ कैमरा से आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।